शिर्डी येथे सिंहस्थ 2027-28 साठी नवी दिशा PHDCCIच्या रूहमॅटिक परिषदेत आध्यात्मिक पर्यटनाच्या विकासावर मंथन. कुंभस्थ मेळावा 2027-28 च्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील आध्यात्मिक पर्यटनाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शिर्डीत आयोजित करण्यात आलेल्या रूहमॅटिक PHDCCIची तिसरी ग्लोबल स्पिरिच्युअल टुरिझम या परिषदेत धोरणकर्ते, पर्यटन क्षेत्रातील तज्ज्ञ, मंदिर व्यवस्थापन संस्था, आदरतीर्थ क्षेत्रातील प्रतिनिधी आणि विविध आध्यात्मिक संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले. या परिषदेत देशभरातील 300हून अधिक प्रतिनिधींनी सहभाग नोंदविला. भारत सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाचे सचिव श्री भुवनेश कुमार यांनी उद्घाटनपर भाषणात सांगितले की आध्यात्मिक पर्यटन हे भारताच्या संस्कृतीचा आणि जीवन पद्धतीचा अविभाज्य भाग आहे. ज्योतिर्लिंगे, शक्तिपीठे आणि विविध तीर्थक्षेत्रांनी समृद्ध असलेल्या महाराष्ट्रात जागतिक दर्जाचे आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र म्हणून विकसित होण्याची मोठी क्षमता आहे. श्री साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गोरक्ष गाडीलकर यांनी शिर्डीची जागतिक आध्यात्मिक केंद्र म्हणून होत असलेली प्रगती अधोरेखित केली. त्यांनी सांगितले की 61हून अधिक देशातील साई भक्त शिर्डीला भेट देतात. संस्थांचे दर्शन रांग संकुल, ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांगांसाठी सुविधा, निवास व्यवस्था आणि दररोज हजारो भाविकांना भोजन देणारे प्रसादालय अशा अनेक सेवा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. महाराष्ट्र शासनाचे पर्यटक संचालक श्री मंगेश जोशी यांनी सिंहस्थ केवळ धार्मिक सोहळा नसून दीर्घकालीन पर्यटन विकासाची संधी असल्याचे सांगितले. शिर्डी नगर परिषदेचे उपनगराध्यक्ष श्री अभय शेळके पाटील यांनी आध्यात्मिक पर्यटनाच्या शाश्वत विकासासाठी स्वच्छता, नागरी सुविधा आणि लोकसहभाग यांचे महत्त्व अधोरेखित केले. या अहवालात आध्यात्मिक पर्यटनातील बदलते प्रवाह, तंत्रज्ञानाचा वापर, शाश्वत विकास आणि पर्यटन नियोजनाच्या संधीचा सखोल अभ्यास करण्यात आला. दिवसभर विविध सत्रांमध्ये सिंहस्थ 2027 आध्यात्मिक पर्यटन कॉरिडॉर, 24 तास उपलब्ध आध्यात्मिक अनुभव, मंदिर वास्तुकला, वारसा संवर्धन, वेलनेस पर्यटन आणि अध्यात्माशी निगडीत नव्या संधी यावर चर्चा झाली. परिषदेचा समारोप श्री साईबाबा मंदिर दर्शन, भक्तिमय भजन संध्या आणि नाशिक त्र्यंबकेश्वर अभ्यास दौऱ्याने झाले. सिंहस्थ 2027-28 च्या यशस्वी आयोजनासह महाराष्ट्राला जागतिक आध्यात्मिक पर्यटनाच्या नकाशावर अधिक प्रभावीपणे स्थान मिळवून देण्याचा निर्धार या परिषदेत व्यक्त करण्यात आला. प्रतिनिधी राजेंद्र दुनबळे, मराठी न्यूज लाइन, शिर्डी. बिना फिजिकल कॉपी दिए आप ट्रैवल कर सकते हैं. पूरे देश में होटल्स में जाके भी दे सकते हैं. जैसे UPI पेमेंट करते हैं हम QR कोड से, वैसे ही QR कोड से ID शेयर हो सकती है. तो ये फीचर्स उपलब्ध है. मुझे नहीं मालूम कि आपको कितने लोगों को मालूम है ये बात कि हर आधार कार्ड ऑफलाइन वेरीफाइबल है. ये बात सुनने में थोड़ी सी अटपटी लगती है, लेकिन ये सत्य है. हर आधार कार्ड के पीछे एक QR कोड है. वो QR कोड नहीं है, वो एक डाटा पैकेट है. उसमें सारी इंफॉर्मेशन एम्बेड है. और आधार QR स्कैनर नाम की प्ले स्टोर में जो ऐप उपलब्ध है, आप उसको डाउनलोड करिए और उससे आप उस कोड को स्कैन करिए तो फोटो और नाम और सारी डिटेल आधार की आ जाएगी. तो कोई आदमी आपको आधार देता है, चाहे घर में आप काम करने वाले लोगों को रखते हैं, ड्राइवर को रखते हैं, या RWA में एंट्री हो रही है. अभी मैं आया था, कल ही बात हो रही थी कि RWA में एक मर्डर हो गया. कोई आदमी आया और मर्डर करके चला गया. गेट पे एंट्री का कोई सिस्टम नहीं है, चेक नहीं है, पता नहीं लग पा रहा. बट अगर RWA ही ये इतना काम कर ले कि वो सिर्फ इतना कर ले कि आप आएंगे, आप अपने ऐप से स्कैन करेंगे, आप काम करने वाले लोगों को रखते हैं, एक बार आप आधार चेक कर लेंगे, तो ये सेफ्टी फीचर्स हम सबके लिए हैं और हम सब लोग टेक्नोलॉजी को इस तरह से अडॉप्ट कर सकते हैं. सो पारसा जी ने स्पेशली कहा तो मैंने इस टॉपिक को टच किया. बट फैक्ट ये है कि इस तरह के जो कॉन्क्लेव्स हैं, इन कॉन्क्लेव्स के माध्यम से बहुत सारे स्टेक होल्डर्स यहाँ इकट्ठे होते हैं. और भारतवर्ष में मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिज्म बताना या एक्सप्लेन करना इसकी जरूरत नहीं. भारत कोई एक साधारण राष्ट्र नहीं है और ये एक जिंदा सिविलाइजेशन है. इट्स ए लिविंग सिविलाइजेशन which is there for last 3000 years, 5000 years and it is continuing. और कहाँ से कहाँ देखें, अगर हम देखते हैं कि बनारस के घाट हैं और या फिर लेह लद्दाख में मोनेस्ट्रीज हैं. आप देखेंगे कि तमिलनाडु में टेम्पल हैं, मंदिर हैं बहुत सारे. और आप चले जाएं तो अकाल तख्त हैं अमृतसर में, और यहाँ चले आए तो साईं बाबा बैठे हुए हैं.
तो स्पिरिचुअल टूरिज्म इंडिया का वे ऑफ लाइफ है, डेली लाइफ का पार्ट है, और हजारों साल से ये चल रहा है। हमारे जो यात्री हैं, पिलग्रिम्स हैं, वो चल रहे हैं। मुझे हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होने से बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई हैं। पहले कम संख्या में लोग जा पाते थे, लाखों में जा पाते थे, अब करोड़ों में जाने लगे हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे लगती है कि जब कोई चीज़ कठिनाई से मिलती है तो जो उसका सुख है और जो उसका अनुभव है वो अलग होता है। इसीलिए ये यात्राएं थी। आपको माता वैष्णो देवी के दर्शन करने हैं तो आपको चल के जाना होगा, और जब आप कठिन यात्रा करके वहाँ पहुँचते हैं तो जो आपका वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है वो अलग है, बजाय इसके कि आप हेलीकॉप्टर से उतरे, दर्शन किए, वापस आना। इट्स रियली नॉट दैट फुलफिलिंग। केदारनाथ जी की यात्रा आराम से हो गई, बद्रीनाथ जी की यात्रा आराम से हो गई, गाड़ी से पहुँच गए। तो धीरे धीरे वो जो एक्चुअल एक्सपीरियंस था यात्रा का, वो मुझे लगता है कि कम हुआ है। और मैंने जो कि पैदल चल के किए हैं सारे के सारे, तो मुझे वो एक्सपीरियंस अब गाड़ी से पहुंच के जाने में मज़ा नहीं आता। मुझे लगता है कि वो मिसिंग है। करना तो वैसे ही चाहिए ट्रेडिशनल तरीके से, और चल के जाना चाहिए, तभी वहाँ पहुँचने की जो उपलब्धि है, जो अचीवमेंट है, जो आपको महसूस होता है, रूह जो मेंटिक है, वो तभी आता है। तो ये हम सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए। जिन लोगों की सामर्थ्य नहीं, शक्ति नहीं है, उम्र ज़्यादा हो गई है, कुछ और शारीरिक कठिनाई है, उनके लिए ठीक है कि वो वैसे नहीं पहुंच पा रहे, तो वो इन साधनों का उपयोग कर रहे हैं। एक और चीज़ की मुझे लगता है हमें समझने की आवश्यकता है कि इन सब स्थानों की ना एक कैरिंग कैपेसिटी, मतलब कितने लोग वहाँ पहुँच सकते हैं, कितने लोगों को हम एक दिन में दर्शन करा सकते हैं, उनकी कितनी सुविधा हो सकती है, ठहर सकते हैं, और खाने का अरेंजमेंट है। अगर हम इस बात पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर हमें डिजास्टर देखने को मिलेंगे, जो हमें हाल में मिले भी हैं देखने को, और इनकी पुनरावृत्ति ना हो, ये दोबारा से रिपीट ना हो। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम समझें और उस हिसाब से उसको लिमिट करने की कोशिश करें। हमारे कुछ हिल स्टेशन हैं जहाँ हम देखते हैं कि हर साल जो है वो चोकिंग होती है, 3-3, 4-4 घंटे लंबे जाम लगते हैं, लोग रात को सड़क पर सोते हैं, होटल नहीं उपलब्ध होता है, और ये हर साल होता है। बट भारत तो बहुत बड़ा है ना, भारत इतना छोटा थोड़ी है। तो हमारे पास और बहुत सारी जगह हैं। आप हम जाएं, थोड़ा सा आगे निकलें, लाहौल स्पीति की तरफ बढ़ें, तो हम लेह लद्दाख की तरफ बढ़ें, तो इतने सारे खूबसूरत डेस्टिनेशंस हैं जहां स्कोप है। तो इन मेन जगहों से, 3-4 जगहों से आगे बढ़ें और इन स्थानों पर जाएं। अभी जाएं चंद्रखनी जाएं, लाहौल स्पीति के जो गांव हैं वहां पहुंचे हम लोग, या जंस्कार का जो संगम है झीलम के साथ में, वहाँ हम जाएं। इन स्थानों पे अगर हम जाएं तो जो हमारा टूरिज्म का एक्सपीरियंस है हिल्स के साथ साथ में, और ये जो एडवेंचर का जो एक्सपोजर है, ये एक अलग ही अनुभव देता है। ओम साईराम। तृतीय वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान भारत सरकार के पर्यटन विभाग के सचिव श्रीमान भुवनेश कुमार जी, पीएससी सीसीआई के चेयरमैन श्रीमान पाराशर जी, महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एमडी श्री नीलेश गटने जी, मंगेश जोशी जी, मंच पर उपस्थित शिरडी नगर परिषद के वाइस प्रेसिडेंट अभय शेट्टी जी, मैडम शर्मा जी, सहगल जी, यहाँ देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए पर्यटन क्षेत्र के सभी विशेष अतिथिगण, मैं आप सभी का श्री साई बाबा संस्थान की तरफ से यहाँ पहले दिन से हार्दिक स्वागत करता हूँ। पीएससी सीसीआई ने यहाँ जो प्रोग्राम आयोजित किया है, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि अभी कुंभ आने वाला है, अगले साल कुंभ आने वाला है, और कुंभ के तौर पर शिरडी में, नासिक में, त्र्यंबकेश्वर में क्या क्या डेवलपमेंट होने वाली है, और यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो पर्यटक यहाँ आने वाले उनके लिए सफिशिएंट है या नहीं, ये ब्रांडिंग करने के लिए आपने यहाँ जो ये सम्मेलन का आयोजन किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। शिरडी सिर्फ एक धार्मिक तीर्थ स्थल नहीं है, ये यहाँ श्रद्धा सबूरी
मानवता और समता का एक आध्यात्मिक केंद्र है। बाबा ने अपने जीवन और आचरण के माध्यम से मानवता, सेवा और सर्वधर्म समभाव का संदेश दिया है। वो आज भी विश्व भर के करोड़ों श्रद्धालुओं को प्रेरित कर रहा है। बाबा ने साई चरित्र के माध्यम से जो शिक्षा दी है, वो शिक्षा भी जनमानस के लिए मार्गदर्शक है। देश विदेश से लाखों साई भक्त यहाँ आते हैं और हमें एक गर्व के साथ कह सकते हैं कि लगभग 61 कंट्री के साई भक्त जो है, देश विदेश से फैले हुए 61 कंट्री के साई भक्त का जो प्रेरणा स्रोत जो है, प्रेरणा स्थान जो है, वो शिरडी है। यानी 61 कंट्री से साई भक्त यहाँ आते हैं। जो साई भक्त यहाँ आते हैं, उनके दर्शन की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनके प्रसाद भोजन की सभी व्यवस्था जो साई बाबा संस्थान की तरफ से किया जाता है। साई बाबा संस्थान ने अक्टूबर 2023 में एक बड़ी दर्शन लाइन कॉम्प्लेक्स बना है। उसमें 12 हॉल है। एक हॉल की कैपेसिटी 1000 की है। ऐसे 12 हॉल में 12,000 साई भक्त एट ए टाइम अकोमोडेट होती है। पुरानी जो दर्शन लाइन जो है, न्यू दर्शन लाइन, पुरानी दर्शन लाइन, रेलिंग, ऐसे सब मिलके 20,000 साई भक्त एट ए टाइम दर्शन लाइन में अकोमोडेट होते हैं। और ये सब दर्शन लाइन जो है वो पूरी एसी दर्शन लाइन है। वहाँ चाय, कॉफी, दूध, बिस्किट जो है सर फ्री में मिलता है। इसके अलावा जो भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, उनके दर्शन हेतु अलग अलग गेट है। यानी जिसको पेड़ पास निकाल के दर्शन करने का है, उनकी अलग सुविधा है। जनरल दर्शन लाइन से जो भक्त आते हैं, उनके लिए अलग सुविधा है। जो सीनियर सिटीजन्स जो है, उनके लिए अलग सुविधा है। यहाँ के जो लोकल्स जो है, गाँवकरी जो है, उनके लिए अलग सुविधा है। जो चल नहीं सकते, उनके लिए व्हील चेयर की सुविधा भी जो है अलग है। यानी हर तरह के जो भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते, हर उनकी जो डिमांड जो है वो सामने देख के सब सुविधा जो है वो साई बाबा संस्थान की तरफ से की जाती है।